नमस्कार दोस्तों। अगर आपने प्राइवेट नौकरी की है या आपके घर में कोई व्यक्ति ईपीएफओ और ईपीएस से जुड़ा हुआ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 25 साल नौकरी करने के बाद 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर आखिर ईपीएस 95 के तहत कितनी पेंशन मिलती है। क्या 58 साल में पेंशन शुरू करना सही है या फिर 60 साल या 61 साल तक रुककर 8% या उससे ज्यादा पेंशन लेना समझदारी होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने समय पर फॉर्म 10D जो कि पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है और आपने नहीं भरा है, तो क्या आपकी पेंशन रुक जाएगी, या अगर आपने लेट से फॉर्म 10D भरा है तो जो आपको 58 साल में मिलना चाहिए था पेंशन और आपने 61 साल या 62 साल की उम्र में अप्लाई किया है, तो बीच का जो आपको पेंशन नहीं मिला है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो एक साथ में एरियर्स के रूप में मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। क्या आपको बकाया मिलेगा भी या उसके लिए बहुत आपको परेशान होना पड़ेगा। आज मैं आपको पूरा कैलकुलेशन, पूरा रूल और पूरा सच इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होने तक आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है एक सही जानकारी आपको हर महीनों हजारों रुपए का फायदा दिला सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या ईपीएस 95 पेंशन का बेसिक रूल क्या होता है, क्योंकि हम आगे पूरा जानकारी समझने से पहले, जब तक हम बेसिक रूल नहीं समझेंगे, हमें पूरा जानकारी और पूरा पेंशन का कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी थोड़ा समझ लेते हैं और फिर मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा जो है जानकारी देते चलूंगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, और हो सकता है कोई कहीं पे आपको जहां समझ में नहीं आएगा जो चीज, वहीं पे वीडियो को पुश करके और आप हमें कमेंट में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। मैं आपको आगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। दोस्तों, ईपीएस 95 के कुछ बेसिक रूल है, कुछ शर्तें हैं, जिनमें मुख्य शर्त यह है कि पेंशन पाने के लिए कम से कम आपका सर्विस 10 साल अनिवार्य है। दूसरा शर्त है कि सामान्य पेंशन 58 वर्ष की आयु में मिलती है, सबको पता है, जबकि 50 वर्ष की आयु में अर्लियर पेंशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कटौती हो सकती है। तीसरा शर्त है कि पेंशन की गणना के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह माना जाता है। अब बात करेंगे पेंशन के फॉर्मूले की। तो पेंशन की फॉर्मूला, जो ईपीएस 95 के मासिक पेंशन का जो फॉर्मूला है, मासिक पेंशन निकालने का जो फॉर्मूला है, वो है पेंशन योग्य सेवा गुना पेंशन योग्य वेतन भागा 70। ये कॉमन पेंशन फॉर्मूला है जो नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप 58 साल में पेंशन शुरू नहीं करके 60 साल तक इंतजार करते हैं, तो आपको हर साल 4% अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरकर डेफर्ड ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म 10D भरकर डेफर्ड पेंशन आप 58 साल या उससे पहले फॉर्म 10D भर के डेफर्ड ऑप्शन का चुनाव नहीं किया है, तो आपको बढ़ा हुआ 4% नहीं मिलेगा। या फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फिर क्या होगा जो 58 साल के उम्र में पेंशन मिलना था, अगर मैंने पेंशन नहीं लिया और 60 साल की उम्र में अप्लाई कर रहा हूं, तो जो बीच का 2 साल का गैप हुआ उसका क्या होगा। तो वो 2 साल का जो गैप हो रहा है, वो कैलकुलेशन करके जितना अमाउंट बनता है आपको, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, वो एक साथ में एरियर्स के रूप में मिल जाएगा। आपको पेंशन चालू हो जाएगा और बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट एरियर्स के रूप में आपको मिल जाएगा। यह है बेसिक जानकारी। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसका उम्र 30 वर्ष है और 30 वर्ष की उम्र में वह नौकरी ज्वाइन करता है, और जैसे ही उसका 55 वर्ष उम्र होता है वो रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका जो कुल सर्विस देखेंगे तो 30 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया और 55 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ, तो 25 वर्ष का सर्विस हुआ। जब वह रिटायर हुआ तो उसका अंतिम जो वेतन है वो 25,000 रुपये है। लेकिन जब पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो 25,000 रुपये पे नहीं होगा, वो होगा 15,000 रुपये पे। 15,000 रुपये, क्योंकि कैपिंग लगा हुआ है 2014 से।
तो इस प्रकार से जब पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फार्मूला होता है पेंशन योग्य सेवा गुना पेंशन योग्य वेतन भागा 70। तो पेंशन योग्य सेवा जो है वो 25 वर्ष है और 15,000 रुपये इनका पेंशन योग्य वेतन है, भागा 70 करेंगे तो अमाउंट बन के आ रहा है 5,357 रुपये। ठीक है, 5,357 रुपये बन रहा है। आपको पता ही है कि यदि कोई व्यक्ति अर्लियर पेंशन लेना चाहे, अर्ली पेंशन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष की उम्र में आप अर्ली पेंशन चालू कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रति वर्ष 4% के हिसाब से कम पेंशन मिलता है। लेकिन जो सामान्य पेंशन है, नॉर्मल पेंशन 58 वर्ष की उम्र में ही चालू होता है। तो इस व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है कि वो 58 सामान्य पेंशन लेने के लिए 58 वर्ष तक इंतजार करें, या दूसरा ऑप्शन है कि 60 वर्ष तक इंतजार करें। यदि वो 58 वर्ष तक इंतजार करता है तो उसको सामान्य पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। यदि वो फॉर्म 10D भर के और डेफर्ड ऑप्शन का चुनाव कर लेता है तो उसको प्रति वर्ष 4% के अतिरिक्त पेंशन मिलेगा। तो 4% अतिरिक्त पेंशन का मतलब 2 साल डेफर कर दिया तो 8% ज़्यादा मिलेगा। 8% के हिसाब से हो गया, इसको जो 5,357 रुपये पेंशन मिलना चाहिए था अब उसको बढ़ा के 429 रुपये ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, यानी कि 5,786 रुपये, यानी कि 5,786 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। यदि वही व्यक्ति जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया था वो 58 वर्ष तक डेफर्ड कर देता है। अब आपके मन में डेफर्ड जो वर्ड है ये आ रहा होगा, तो मैं सबसे पहले आपको डेफर्ड वर्ड क्लियर करता हूँ। डेफर्ड होता क्या है? देखिए, EPS 95 योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में पेंशन लेने का हकदार हो जाता है, लेकिन वह अपनी पेंशन को 60 वर्ष या 59 वर्ष के लिए स्थगित कर देता है। वह सोचता है कि नहीं, मैं 58 में नहीं लूँगा, चलो 59 में लूँगा, या 60 वर्ष का जब मेरा उम्र हो जाएगा तब लूँगा, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, तब तक मैं पेंशन नहीं लूँगा। तो ऐसे कंडीशन में डेफर्ड ऑप्शन, इसको हम डेफर्ड ऑप्शन कहते हैं, डेफर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने साल के लिए वो डेफर्ड करता है प्रति वर्ष 4% के हिसाब से उसको ज़्यादा पेंशन मिलता है। जो नॉर्मल पेंशन मिलना चाहिए उसमें 4% ज़्यादा पेंशन मिलता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि इस डेफर्ड पेंशन के फायदे और नुकसान। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 58 की बजाय 60 की उम्र में पेंशन लेता है तो उसको 4% ज़्यादा पेंशन मिलेगा। अब मैंने आपको बताया ही है। तो यदि 4% प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है, यानी कि 2 साल के लिए अगर वो स्थगित किया तो उसको 8% ज़्यादा मिलेगा। 8% का मतलब, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि उसको नॉर्मल 5,357 रुपये मिलने वाला था, तो 8% 5,357 का होता है 429 रुपये। तो 429 रुपये और वो 2 साल के लिए स्थगित कर दिया, तो 20 साल तक मान लेते हैं कि वो जीवित रहता है। कोई व्यक्ति 60 की उम्र में रिटायर होता है और 80 साल तक जीता है, तो 429 रुपये गुना 20 वर्ष यानी कि 240 महीना, तो उसको अमाउंट जो बनेगा वो 1,02,960 रुपये उसको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। और उसमें अगर वो नहीं भी रहता है, उसके परिवार को अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो उसको भी बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। तो इस प्रकार से उसको ज़्यादा पेंशन प्राप्त होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो 58 से 60 के बीच में जो 2 साल उसको पेंशन मिलना चाहिए था 5,357 रुपये, वो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम 2 साल का कैलकुलेशन करें 5,357 रुपये गुना 12 महीना, तो कितना अमाउंट बनता है? आपको ज़रा कैलकुलेशन करके देखिए। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर लेता हूँ पहले। 5,357 रुपये गुना 24 महीना, इसका बन रहा है 2,28,568 रुपये, जो इसको नहीं मिलेगा। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2,28,000 रुपये जो इसने 2 सालों में नहीं लिया, अगर 429 रुपये के हिसाब से इसको रिकवरी करने लगे तो 429 रुपये से इसको भागा लगाएंगे 1,28,568 रुपये को, तो इस पैसे को रिकवरी करने में 300 महीना लगेगा। 300 महीना का मतलब होता है 25 वर्ष, अर्थात 60 + 25, यानी कि यदि कोई मेंबर 85 साल अगर जीवित रहेगा तो जाके उसका इस पैसा का रिकवरी होगा, और 85 साल के बाद जब जीवित रहेगा, जब पेंशन लेगा, तब उसको फायदा होगा। तो इस प्रकार से उसको इसमें, मेरे हिसाब से इसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो स्फीति है उसका वास्तविक असर EPS 95 में जो डियरनेस वैलेंस है उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, डियरनेस वैलेंस इसमें मिलता नहीं है। तो इसमें अगर आप डेफर्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से तो लॉस हो रहा है। लेकिन आपका चुनाव करना है, आपको क्या करना चाहिए
डेफर्ड ऑप्शन किसके लिए उपयुक्त है? डेफर्ड पेंशन उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनकी स्वास्थ्य अच्छा है, जो दीर्घकालिक बहुत दिनों तक जीवित रहने की उनको उम्मीद है, उनके लिए ये सब सही है। या फिर जिसके पार्ट टाइम जॉब है, किराए से पैसे वगैरह आ रहा है, उनके लिए डेफर्ड ऑप्शन सही है। अदरवाइज बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए तो ये नुकसान ही है, क्योंकि पैसा 1,28,000 रुपया इसको रिकवरी करने में आपको लग जा रहा है 25 साल। तब 25 साल में उस 1,28,000 का अगर ब्याज जोड़ेंगे तो कितना रुपया अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो मुझे देखेंगे ओवरऑल तो इसमें लॉस है। यदि कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेना भूल जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपका उम्र 60 वर्ष हो गया, आपको याद ही नहीं है पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तब क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने 60 वर्ष तक अप्लाई नहीं किया, भूल गए, तो जब भी आपको याद आता है तो अप्लाई करें। तो जो 58 से 60 का जो बीच में जो आपने अप्लाई नहीं किया था, जब पेंशन आज आपका चालू होगा तो पेंशन तो चालू हो ही जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, एरियर्स अमाउंट है, वो भी आपके खाता में क्रेडिट हो जाता है। यह उदाहरण मेरे पास है, मैंने बहुत सारे लोगों का अप्लाई किया था। तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, उन्होंने वीडियो देखा था कि सर ये जो बीच का अमाउंट एरियर्स अमाउंट है वो पीएफ नहीं देता है। तो मैंने जब अप्लाई कर देखा कि अरे सबका तो एरियर्स अमाउंट आ रहा है, तो ये जो मन में लोग कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। तो आप भी टेंशन मत लें, एरियर्स देता है। हाँ, इसमें नुकसान ये होता है कि जो एरियर्स अमाउंट है उस पर कोई ब्याज नहीं देता है। ठीक है, ब्याज नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि 2 साल या 3 साल आप पैसे को छोड़ दिए तो आपको ब्याज उस पर कुछ नहीं मिलेगा, आपका पैसा ही आपको मूलधन ही मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि डिले ना हो और समय पे आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सको। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके मन में जो भी है कन्फ्यूजन वो क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा आपके मन में कोई सलाह है, फीडबैक है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपके मन में कोई सवाल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का भी उत्तर